फ़लस्तीन और गज़ा को लेकर जो नई रिपोर्ट्स और डेवलपमेंट्स आ रही हैं, उनसे लग रहा है कि गज़ा और फ़लस्तीन के अब हिस्से बखरे शुरू हो चुके हैं, जो कि इज़राइल का डे वन से असल एजेंडा था। ये पूरा खेल इज़राइल ने बहुत चालाकी से ट्रंप के ज़रिए खेला है। नेतन्याहू ने पहले अमेरिका के ज़रिए सो कॉल्ड पीस प्लान का ड्रामा किया और जब अपने सारे होस्टेजेस रिलीज़ करवा लिए तो फिर से गज़ा के अंदर बॉम्बिंग्स और एयर स्ट्राइक्स शुरू कर दी। ट्रंप के इस सो कॉल्ड पीस प्लान के मुताबिक ये कहा गया था कि होस्टेजेस के रिलीज़ हो जाने के बाद इज़राइल गज़ा से विथड्रॉ कर लेगा और तमाम मुस्लिम ममालिक जो कि अपने आका अमेरिका की जी हुजूरी करने से कभी भी पीछे नहीं हटते, न कि सिर्फ इस प्लान को सपोर्ट किया बल्कि इज़राइल के इस ज़ायनिस्ट प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए अपने ट्रूप्स और अपने सोल्जर्स भेजने के लिए तैयार हैं। अब इज़राइल साफ कह रहा है कि जितना एरिया हमने पूरी तरह डिस्ट्रॉय किया है, हम उसको वापस नहीं देंगे। ये हिस्सा तकरीबन गज़ा का 58% बनता है, यानी आधे से ज़्यादा गज़ा पर इज़राइल कब्ज़ा कर चुका है और आए दिन बॉम्बिंग्स के ज़रिए ये कह रहा है कि फ़लस्तीनियों को जितनी जल्दी हो सके ये इलाका खाली कर देना चाहिए। दरअसल गज़ा के बीच एक येलो लाइन खींच दी गई है, जहाँ किसी भी फ़लस्तीनी का जाना अलाउ नहीं है। अगर कोई फ़लस्तीनी अपने घर वापस जाने की कोशिश करता है तो उसे फ़ौरन शूट कर दिया जाता है। आज लाखों लोग गज़ा के आधे से कम इलाके में घुटकर रहने पर मजबूर हैं, क्योंकि वो अपने घरों को वापस नहीं जा सकते। गज़ा के इस हिस्से बखरे में इज़राइल अकेला नहीं है। बाकी बचे हुए कोस्टल एरियाज़ पर जहां इस वक्त लाखों फ़लस्तीनी कैंप्स में रहने पर मजबूर हैं, उस पर अमेरिका अपना कब्ज़ा चाहता है। अमेरिका का प्लान है कि गज़ा के इस कोस्टल एरिया पर पोर्ट्स और लग्जरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाए। हिस्से बखरे के खेल में मुस्लिम ममालिक न सिर्फ ये कि चुप हैं, बल्कि अमेरिका के इस हिस्से बखरे की पॉलिसी को पाए तकमील तक पहुंचाने में हर तरह की मदद फराहम करने को तैयार हैं, जिससे पूरी फ़लस्तीनी और गज़ा के मुसलमानों का नामो निशान तक मिटा दिया जाएगा। ट्रंप के इस बोर्ड ऑफ पीस ने गज़ा को एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दिया है। इस बोर्ड के अंदर ट्रंप और नेतन्याहू को गज़ा की हर इंच ज़मीन पर एब्सोल्यूट वीटो पावर हासिल है, जिसका मतलब है कि अगर ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर ये तय कर ले कि किसी रिफ्यूजी कैंप को गिराकर वहां पर ट्रंप टावर या कोई रिजॉर्ट बनाया जाएगा, तो दुनिया का कोई कानून या इंटरनेशनल लॉ उसे नहीं रोक सकता। ये एक माफिया मॉडल इकोनॉमिक्स है, जहां गज़ा की मिट्टी को शेयर मार्केट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। बोर्ड ऑफ पीस की बुनियाद ही कैपिटल पर रखी गई है। इसमें शामिल होने के लिए $1 बिलियन की पे टू प्ले कंडीशन रखी गई है। मतलब सिर्फ वही लोग टेबल पर बैठ सकेंगे जिनके पास अरबों डॉलर हैं और जो इस प्रॉपर्टी डील में पार्टनर बनना चाहते हैं। कोई भी मुल्क या एजेंसी जो वाकई फ़लस्तीनियों के लिए हमदर्दी रखती हो, उसको इसमें शामिल होने की इजाज़त नहीं है। दरअसल अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट को स्ट्रेटेजिकली पैरालाइज किया हुआ है। एक तरफ अमेरिका इजराइल और ईरान का डर दिखाता है, जो खुद उसी अमेरिका की क्रिएशन है, तो दूसरी तरफ अरब लीडर्स को कुर्सी का खौफ दिलाकर उन्हें खामोश रहने पर मजबूर किया जाता है। अमेरिका हजारों मील दूर बैठकर भी इन सब को न सिर्फ कंट्रोल कर रहा है, बल्कि इनसे वो हर काम लेता है जो इनसे लिया जा सकता है, फिर चाहे वो खुद मुसलमानों का खून ही क्यों न बहाना हो। खुद सोचे कि जिन लोगों को गिलाफे काबा की हुर्मत का ख्याल ना हो, किस्वतुल काबा को एक शैतान नुमा इंसान के घर का डोरमैट तक बना देने पर हिचक ना हो, उनको भला मुसलमानों के खून की परवाह होगी। इन मुस्लिम लीडर्स की डिपेंडेंसी अमेरिका पर इतनी गहरी हो चुकी है कि ये अपने दुश्मन को ही अपने मुहाफिज और प्रोटेक्टर समझने को तैयार हैं। गज़ा और फ़लस्तीन ने इन मुस्लिम हुक्मरान को न सिर्फ एक्सपोज किया है, बल्कि ये समझाने की कोशिश की है कि इन हुक्मरान की वफादारी दीन से नहीं बल्कि इजराइल और अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी से जुड़ी है। इन कॉलोनियल पावर्स ने गज़ा को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, ग्रीन जोन और रेड जोन। ग्रीन जोन या गज़ा का कीमती कोस्टल एरिया है, जहाँ लग्जरी होटल्स और हाईटेक पोर्ट्स बनेंगे। यहाँ किसी भी लोकल फ़लस्तीनी का रहना तो दूर की बात, एंट्री भी मना होगा। रेड जोन जो कि गज़ा का 58% है, इजराइल ने जिसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसमें डिटेंशन कैंप्स बनाए जाएंगे, जिसको स्टेबलाइजेशन सेंटर्स का नाम दिया गया है, जहां बेघर फ़लस्तीनी मुसलमानों को परमानेंटली कैद करने का एक पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए $50 बिलियन का टारगेट रखा गया है। वो फ़लस्तीनियों के घरों के लिए नहीं है, बल्कि इजराइल के सिक्योरिटी कंपनीज और डिटेंशन कैंप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाएगा। यानी मुस्लिम ममालिक से जो सपोर्ट और पैसा लिया जा रहा है, वो दरअसल इजराइल के ग्रेटर इजराइल के ख्वाब को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक ऐसी इकोनॉमिक एथनिक क्लिनजिंग है जहाँ अब बॉम्बिंग्स के जरिए नहीं, बल्कि ब्लूप्रिंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स के नए नए हथकंडों के जरिए लोगों को उनकी ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। इस पूरे सिंडिकेट का सबसे बड़ा प्लेयर और आर्किटेक्ट अमेरिका ने जेरेड कुशनर को बनाया है। और आपको पता होना चाहिए कि जेरेड कुशनर न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है, बल्कि एक हार्डकोर ज़ायनिस्ट है। उसका गज़ा को देखने का नज़रिया वही है जो एक बिल्डर का किसी पुरानी बिल्डिंग्स को गिराकर प्लाजा बनाने का होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर कुशनर ने 180 लग्जरी टावर्स का मैप दिखाकर साफ कर दिया है कि उसकी नीयत गज़ा की स्लो एथनिक क्लिनजिंग के सिवा कुछ नहीं है। खुलेआम कहता है कि गज़ा की वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी बहुत वैल्यूएबल है,
لیکن اس کے لیے ہمیں وہاں سے لوگوں کو بھگانا ہوگا اور ایریا کو بالکل صاف کرنا ہوگا۔ یہ اس کا کوئی ایموشنل بیان نہیں تھا، یہ ایک ریئل اسٹیٹ اسٹریٹجی ہے جسے لینڈ کلیئرنس کہتے ہیں۔ کشنر کا پلان ہے کہ فلسطینیوں کو ان کی قیمتی کوسٹل زمین سے ہٹا کر کہیں ایجپٹ کے سائنائی بارڈر یا نیگیو ڈیزرٹ کے کیمپس میں شفٹ کر دیا جائے تاکہ غزہ کی پرائم لوکیشن بلینئرز کے ریزورٹ کے لیے خالی ہو سکے۔ اس کارپوریٹ قبضہ کو انٹرنیشنل لیجیٹمیسی دینے کے لیے ٹرمپ نے یو کے فارمر پرائم منسٹر ٹونی بلیئر کو لایا ہے۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ ٹونی بلیئر وہی انسان ہے جس نے عراق میں لاکھوں مسلمانوں کا خون بہانے میں امریکہ کا سپورٹ کیا تھا۔ ٹونی بلیئر کا کام ہے کہ غزہ کے لیے ایک ایسی ٹیکنوکریٹک ایڈمنسٹریشن بنائی جائے جس میں کوئی بھی غزہ یا فلسطینی لیڈر نہ ہو۔ ان سب کا ویژن ہے کہ فلسطینی اپنا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن بھول جائیں اور ان بننے والے لگژری ٹاورز اور پورٹس میں صرف سروس اسٹاف بن کر کام کریں۔ یہ ایک ایسی اکنامک ایتھنک کلینزنگ ہے جہاں لوگوں کو موت کا ڈر نہیں بلکہ ان کو بہتر زندگی کا خواب دکھا کر ان کو ان کی زمین سے بے دخل کیا جانے کا پلان ہے۔ اس بورڈ آف پیس کا تیسرا پلیئر مارکو روبیو ہے جو اس وقت یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ ہے۔ روبیو کا کام اس پروجیکٹ کو گلوبل لیگل پروٹیکشن دینا ہے۔ روبیو نے ایک نو چوائس پالیسی اپناتے ہوئے صاف کر دیا ہے کہ جو ملک ہمارے اس پلان میں اس بورڈ کے ساتھ کھڑا نہیں ہے اس کو مڈل ایسٹ کے نئے ٹریڈ روٹس اور اکنامک کوریڈورز سے باہر نکال دیا جائے گا۔ یعنی دنیا کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، یا تو غزہ کا سودا ہوتے ہوئے دیکھو یا پھر آئسولیشن جھیلو۔ روبیو جہاں ایک طرف امریکہ کے اس فرونی ایجنڈے کو پروموٹ کر رہا ہے تو دوسری طرف ان ایجنسیز کا فنڈ بلاک کر رہا ہے جو تھوڑی بہت بھی فلسطینیوں کے لیے ہمدردی رکھتی ہے۔ مقصد یہ بھی ہے کہ ان فلسطینیوں کو اتنا بھوک اور بے بسی کا شکار کر دیا جائے کہ وہ خود بخود اس ڈیل کو ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ روبیو نے خود کہا ہے کہ غزہ کا مسئلہ اب ہیومن رائٹس کا نہیں ہے بلکہ کمرشل کانٹریکٹس کا ہے۔ جب کوئی علاقہ اس طرح کارپوریٹ اینٹی کے کنٹرول میں ہوتا ہے تو وہاں جنیوا کنونشن یا انٹرنیشنل لاز کے کوئی معنی نہیں رہتے۔ یہ جنگ اور تلوار کی زور کے بجائے بلو پرنٹس اور کانٹریکٹس کے ذریعے تاریخ کا سب سے بڑا کارپوریٹ قبضہ ہے۔ غزہ کی 80% پرانی عمارتیں اور مسجدیں اس لیے تباہ کی گئی ہیں تاکہ ان کی تاریخ اور نشانات مٹا دیے جائیں۔ جب کسی قوم کی تاریخ ہی مٹ جاتی ہے تو زمین پر ان کا کلیم خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اور اس پورے پلان میں عرب اور مسلم کیپٹل کا شامل ہونا ثابت کرتا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کے اپنوں نے ہی بیچا ہے۔ لارنس آف عربیہ نے تلوار سے عربوں کو لڑا کر عثمانی خلافت کو گرائی تھی۔ آج مسلم لیڈرز خود ہی لارنس آف عربیہ کا لباس پہنے گھوم رہے ہیں اور امریکہ اور زائنسٹ کے ان بلو پرنٹس اور پلان پر سگنیچر کر رہے ہیں۔ Because my whole life I've been greedy.